हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करा था, पर आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। और इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इट्स स्टेप्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एंड स्पाइडर। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। दोस्तों, आपको पता है कि मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक दिन एनिमल्स को देखने के लिए जब मैं जू में गया तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे। और उनमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड ईट कर रहे थे। मैंने वहाँ देखा कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स की लीव्स, ग्रास और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को ईट कर रहे थे। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो दूसरे एनिमल्स को हंट कर रहे थे, जैसे कि क्रोकोडाइल, लायन, ये दूसरे एनिमल्स को हंट करके उनको ईट कर रहे थे। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी ईट कर सकते हैं, जैसे कि बेयर, वो दूसरे एनिमल्स को भी ईट करता है, जैसे कि फिश। और इसके अलावा वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी ईट कर सकता है। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो डेड एनिमल्स को ईट कर रहे थे, मतलब कि जो एनिमल्स पहले से डेड है उनसे वो अपना फूड ले रहे थे। इसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ एनिमल्स देखे जो काफ़ी छोटे थे। इसके अलावा कुछ बर्ड्स थे, फूड ईट कर रहे थे। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत ही वियर्ड थे। पर सभी एनिमल्स में कॉमन बात ये थी कि वो सभी एनिमल्स फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अनलाइक प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके पास होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए प्लांट्स स्पेशल होते हैं। पर एनिमल्स भी स्पेशल होते हैं क्योंकि एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं बट प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते। सो दोनों ही अपनी जगह स्पेशल है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं जबकि एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि प्लांट्स नहीं कर सकते। तो दोनों ही बहुत स्पेशल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के एनिमल्स देखे। अब उनको अगर मैं क्लासीफाई करूं तो एक होते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के किसी प्रोडक्ट को ईट करते हैं एज अ फूड, जैसे कि ये राइनोसोरस। इसके अलावा गोट, काउ, डियर, हॉर्स, ये सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ही ईट करते हैं। इसके अलावा एक होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस में वो एनिमल्स आते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को पहले हंट करते हैं, उनको ईट करके उनसे फिर अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर एंड लिजर्ड। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम ह्यूमंस तो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं और हम एनिमल्स को भी ईट करते हैं। तो हम आते हैं ओमनीवोरस में। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं। बियर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी ओमनीवोरस में आता है। डॉग एंड क्रो। एक होते हैं स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स में वो एनिमल आते हैं जो डेड एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। ये डेड एनिमल्स जो पहले से ही डेड होते हैं एनिमल्स, उनसे ही अपना फूड ले लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्क्वेंजर्स। इसके एग्जाम्पल है वल्चर, फंजाई और हाइनास। इसके अलावा एक एनिमल्स होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जैसे कि मॉस्किटो, ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल से अपना फूड तो लेते हैं पर उनको किल नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है पर हमें किल नहीं करता। सो इस तरह के एनिमल्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो हमने 5 तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो अलग अलग तरह का फूड ईट करते हैं। एक है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्वेंजर्स एंड पैरासाइट्स। तो हमने एनिमल्स के बारे में बात कर ली। अब इनके अंदर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमने फूड ईट किया, वो डाइजेस्ट हुआ, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए और फिर जो वेस्ट था वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोफिक होता है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अनलाइक प्लांट्स। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते एनिमल्स, इनको दूसरे एनिमल से या दूसरे सोर्सेज से अपना फूड लेना पड़ता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। पर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कुछ प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। पर
प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते जैसे कि एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स के पास माउथ होता है, स्टमक होता है, ठीक है, जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है, पर प्लांट्स के पास ना ही स्टमक होता है ना ही माउथ होता है। तो एनिमल्स में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो फूड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, पर प्लांट्स में नहीं होता। इसके अलावा अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से फूड ईट करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम पहले फूड को बाइट करते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, फिर उसको ईट करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीधा अपने फूड को सक करते हैं, वो सक कर कर अपना फूड ईट करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि ईगल, ये अपने फूड को टीयर करके ईट करता है। और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक और काफ़ी सारे एनिमल्स अपने फूड को सीधा ही स्वेलो कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फिर बॉडी में जाके फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो च्यू नहीं करते हमारी तरह। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह से फूड को ईट करते हैं, पर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो सभी एनिमल्स में सिमिलर होता है, और उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक देयर फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो ये 5 स्टेप को फॉलो करता है। अब ये 5 स्टेप्स कौन से हैं? ये है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई डाई, ठीक है, आई डाई। आई का मतलब इंजेशन, डी का मतलब डाइजेशन, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, दूसरे ए का मतलब एसिमिलेशन और ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। तो आई डाई से भी हम इसके 5 स्टेप्स को याद कर सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फूड को ईट करते हैं, मतलब कि जो फूड है वो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, इसी को ही हम इंजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये पिज़्ज़ा खा रहा है, तो पिज़्ज़ा को इसने ईट किया और पिज़्ज़ा इसकी बॉडी में चला गया, इसको हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का सिंपली मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हम फूड को पहले डाइजेस्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रोकन डाउन करते हैं स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, और इसी को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि ये स्टमक में ये फूड आया तो ये कॉम्प्लेक्स था, लार्ज था, फिर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, तो ये डाइजेस्ट हो गया ये फूड। इसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये हमारी बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है, किसमें से? डाइजेस्टेड फूड में से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड। तो इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब तो हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेंगे, वो सेल्स में जाएंगे और सेल्स में जाके यूज होंगे ग्रोथ और रिपेयर में। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो वो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो अलग अलग सेल्स में गया, और सेल्स में जाने के बाद वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो गया, जैसे कि एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर। तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेट। वो फूड हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो गया। इसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन या इजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन या एक्सक्रीशन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप्स एनिमल्स फॉलो करते हैं। आई डाई से मैंने आपको ये 5 स्टेप्स बताए थे। अब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये डाइजेशन को देखते हैं कि उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा काफ़ी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ये कुछ इस तरीके से जेली लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, और ये भी 5 स्टेप को फॉलो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा है, इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है,
और ये अपने फूड को सेंस करने के बाद उसको कैप्चर करता है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया का क्या मतलब होता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है आर्टिफिशियल आर्म्स। तो इसकी बॉडी आर्टिफिशियल आर्म्स की तरह बिहेव करती है और उससे फिर ये अपना फूड कैप्चर करता है। जो आर्टिफिशियल आर्म्स बनते हैं उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनता है जिससे ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद जो फूड होता है वो वाटर के साथ मिलकर उसका फूड वैक्यूल बन जाता है। ये अपने इन्वायरमेंट से वाटर को लेता है और वाटर से फिर ये फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल क्या होता है? जो फूड है उस पर एक वाटर की लेयर चढ़ जाती है, फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल बनने के बाद उसमें फिर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो डाइजेशन के लिए जो अमीबा है ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, और वो एंजाइम्स फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। अब डाइजेशन के बाद जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया, फिर वो साइटोप्लाज्म से वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म में वो फूड जाके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो एसिमिलेट भी हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो अलग अलग जगह यूज़ हो जाता है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो भी फिर एक वैक्यूल के थ्रू इसकी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। अब जो अमीबा है ये कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को अपनी बॉडी से डिस्क्रीट करता रहता है। ठीक है। तो ये अमीबा भी पांचों स्टेप्स को फॉलो करता है। तो हम एक बार फिर से समझते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले अमीबा ने अपना फूड सेंस किया, उसने अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल आर्म्स में कन्वर्ट किया जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। फिर उससे उसने अपने फूड को सराउंड किया, ठीक है, उसको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद जो फूड है उसकी बॉडी में जाके फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल का मतलब मैंने बताया था कि फूड प्लस वाटर, फूड पे एक वाटर की लेयर सी बन जाती है। अब फूड वैक्यूल बनने के बाद उसने फिर उस कुछ एंजाइम्स को फूड वैक्यूल में सिक्रीट किया, और एंजाइम्स ने क्या किया? फूड को डाइजेस्ट किया। ठीक है। फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद वो साइटोप्लाज्म के थ्रू पूरे अमीबा में एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टेड फूड, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो यूज्ड अप हो गया, मतलब एसिमिलेट हो गया। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से एक्सपेल्ड हो गया। तो इसने भी 5 स्टेप्स को फॉलो किया। पहले 3 में हो रहा है इंजेशन, चौथे स्टेप्स में हो रहा है डाइजेशन, और 5वें में हो रहा है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और 6th में हो रहा है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी एक बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, पर ये अमीबा की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता अमीबा की तरह, इसलिए ये सूडोपोडिया नहीं बना सकता। ये अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल आर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है? इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया की हेल्प से अपना फूड कैप्चर करता है, और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे ये अपना फूड अपनी बॉडी में इजेक्ट करता है। तो इंजेक्शन होता है इस कैविटी के थ्रू। अब सीलिया से इसने फूड को कैप्चर किया, और फिर वो इस कैविटी में आके इसकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, और फिर उसका बनता है फूड वैक्यूल। अब वैक्यूल बनने के बाद जो वो वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन के लिए ये भी कुछ एंजाइम्स को उस फूड वैक्यूल में सिक्रीट करता है। डाइजेशन के साथ साथ ये जो फूड वैक्यूल है ये पूरी बॉडी में मूव करता रहता है। अब ये मूव क्यों करता है? ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के हर पार्ट तक एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता अमीबा की तरह जिससे जो डाइजेस्टेड फूड है वो अलग अलग पार्ट्स तक जा सके। तो उसके लिए ये फूड वैक्यूल ही मूवमेंट करता है। वो मूवमेंट कर कर अलग अलग पार्ट्स तक जाता है फूड वैक्यूल, और वहाँ पर फिर अलग अलग जगह जो वो फूड है वो डाइजेस्ट होता रहता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड एसिमिलेट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फिर वैक्यूल के थ्रू ही एनल पोर से इजेक्ट हो जाता है। ठीक। अगर हम फिर से समझे तो सबसे पहले फूड का इनटेक हुआ कैविटी के थ्रू, फिर फूड वैक्यूल बना, फिर फूड वैक्यूल अलग अलग जगह बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हुआ, और उसके अंदर डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स ने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट किया। उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था फिर उसका एलिमिनेशन हो गया। अब न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा भी काफ़ी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसके पास होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है। ये टेंटिकल से अपने फूड को कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद ये अपने फूड को माउथ के थ्रू फिर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। ये कुछ इस तरीके से हाइड्रा अपने फूड को कैप्चर करता है टेंटिकल से, फिर उसको अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है।
माउथ से बॉडी में जाने के बाद फिर इसकी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है इस फूड के ऊपर। फिर वो फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड क्या करता है, डाइजेस्ट हो गया तो इसकी बॉडी उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, फिर वो इस माउथ के थ्रू ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो माउथ से ही होता है। इंजेक्शन भी माउथ से हुआ और एक्सक्रीशन भी माउथ से हुआ। तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता, जिससे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, टेंटिकल से फूड कैप्चर किया, बॉडी में जाके फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड माउथ से ही बाहर आ गया। तो ये न्यूट्रिशन इन हाइड्रा के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश का डाइजेशन बहुत ही ऑसम होता है। तो स्टारफिश में क्या होता है, स्टारफिश के पास होते हैं ट्यूब लाइक फीड्स, जिससे ये अपने शेल्स को कैप्चर करती है। शेल्स को कैप्चर करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूब फीड्स फिर इसकी जो शेल है इसको शिफ्ट करते हुए माउथ तक लाती है। माउथ होता है इसके बिल्कुल सेंटर में। माउथ तक लाने के बाद ये फीड उसके जो सॉफ्ट पार्ट है ना, जो शेल्स का सॉफ्ट पार्ट होता है जो अंदर की तरफ शेल के अंदर, उसको फिर ये माउथ तक लेकर जाता है और फिर माउथ में से इसका जो स्टमक है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, जो ट्यूब फीड थे वो फूड को कैप्चर करके, जो शेल्स थे उनको कैप्चर करके माउथ तक लेके गए। माउथ में से फिर इसका जो स्टमक है वो बाहर आके डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है शेल्स के सॉफ्ट पार्ट पे। और शेल्स का जो सॉफ्ट पार्ट है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और फिर ये उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है माउथ के थ्रू। अब जो स्टारफिश है इसके दो फेसेस होते हैं, एक तरफ इनका माउथ प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ एनस प्रेजेंट होता है। तो माउथ से अपना फूड ईट करते हैं, फिर बॉडी में जाके वो फूड एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होता है, डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात इसकी यही थी कि इसका जो स्टमक है ये बाहर आके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है बाहर से ही शुरू हो जाता है। तो ये बात करी स्टारफिश के बारे में। अब बात करते हैं स्पाइडर के बारे में। स्पाइडर में भी डाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। स्पाइडर क्या करती है, स्पाइडर अपने फूड पहले कैप्चर करती है। ठीक है, कैप्चर करने के बाद ये अपने फूड पर वेनम इंजेक्ट करती है, जिससे इसका जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब फिर वो मूव नहीं कर पाता। तो वेनम इंजेक्ट करने के बाद ये उस पर फिर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। प्रे कैप्चर किया, उसके बाद उसने इससे वेनम से उसको पैरालाइज किया और पैरालाइज करने के बाद उसने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट किया और जो फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और फिर वो एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको स्पाइडर सक कर लेती है। ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको सक करके उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन होता है। तो इसमें भी वही 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसमें जो डाइजेशन है ये बाहर, बॉडी से बाहर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर सिक्रेट करता है। तो ये हमने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल, उन एनिमल्स के बारे में जिनके पास एलिमेंट्री कनाल होती है। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होता है और उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।